Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we'll discuss about topic number 2.2 है the mechanism of breathing. Breathing का mechanism किस तरह से, सांस किस तरह से आता है. Breathing is the physical process in which the air is taken into the lungs and expelled out. There are two steps of respiration, inhalation and exhalation. ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता. इसमें सिर्फ लंग्स ने हवा को अंदर लेके जाना है और बाहर निकालना है. अब इसमें इसके दो स्टेप्स हैं, एक है इनहेलेशन, दूसरा है एक्सहेलेशन. इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी बोलते हैं. इंस्पिरेशन के दौरान एयर मूव्स इन, मतलब हवा अंदर जाती है. इनहेलेशन मींस इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स, लंग्स में हवा जाएगी. और इस दौरान की इवेंट्स क्या हैं? इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. जो रिब्स के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. रिब केज एक्सपेंड करेगा, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब केज एक्सपेंड होगा, फैलेगा और आउटवर्ड और अपवर्ड. जब भी आप सांस लेते हो देखना तो आपका जो ये रिब केज है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और बाहर को आपका सीना आएगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स और जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो मूव्स डाउनवर्ड और वो नीचे की तरफ जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा. दैट दीज टू मूवमेंट्स इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी. तो ये दोनों मूवमेंट, इंटरकोस्टल मसल की मूवमेंट और डायफ्राम की मूवमेंट, चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं. जब चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ा देगी, वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से इनसाइड द चेस्ट कैविटी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. आपने पढ़ा हुआ है बॉयल्स लॉ, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. तो इस तरह से हवा जो है वो लंग्स के अंदर चली जाएगी. एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन एक्सपिरेशन को बोलते हैं. एयर मूव्स आउट, हवा जो है बाहर निकालने का मतलब लंग से वो बोलता है, उसको बोला जाता है एक्सहेलेशन. अब इस दौरान सारा उल्ट कर दें उसका. इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ रिलैक्स कर दें. रिब केज मूव्स आउटवर्ड था, यहाँ इनवर्ड कर दें. वहां अपवर्ड था, यहाँ डाउनवर्ड कर दें. सांस जब आप रिलीज करते हैं तो रिब केज इनवर्ड मूव करता है और डाउनवर्ड मूव करता है. डायफ्राम मसल रिलैक्स होता है और अपवर्ड मूव करता है. वहां डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और डाउनवर्ड मूव करता है. इसमें इनहेलेशन में दोनों मसल, डायफ्राम मसल भी और इंटरकोस्टल मसल दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जबकि एक्सहेलेशन में दोनों मसल रिलैक्स हो जाते हैं और डायफ्राम अपवर्ड मूव करेगा, डोम शेप दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी. ये दोनों मूवमेंट वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी को कम कर देंगी. जब कम करेंगी, वॉल्यूम कम होने की वजह से इनसाइड चेस्ट कैविटी प्रेशर इंक्रीज होगा और एयर जो है वो बाहर निकाल दी जाएगी. कह रहा है वी लूज अबाउट हाफ अ लीटर ऑफ वाटर पर डे थ्रू ब्रीदिंग. कहता है हम तकरीबन आधा लीटर पानी का ब्रीदिंग के जरिए से लूज करते हैं. दिस इज द वाटर वेपर इनविजिबल व्हेन वी ब्रीथ ऑन ग्लास. तो यही वो वाटर वेपर्स होते हैं जो ग्लास के ऊपर विजिबल होते हैं जब हम सांस बाहर निकालते हैं. रेट ऑफ ब्रीदिंग, नॉर्मल जो रेट है रेस्ट, जब आप रेस्ट कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो नॉर्मल रेट है 16 to 20 पर मिनट. 16 से 20 दफा आप सांस लेते हैं एक मिनट में. ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड वर्क, जब आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, सख्त मशक्कत तलब काम करते हैं तो मसल सेलुलर रेस्पिरेशन ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ग्रेटर रेट के ऊपर करते हैं. तो इस तरह ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन के अंदर होता है वो इस ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करेगा और रिब और डायफ्राम मसल को सिग्नल भेज देगा कि ज्यादा तेजी से कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करो. तो मसल कॉन्टैक्ट और रिलैक्स ज्यादा तेजी से करते हैं. इस तरह से ब्रीदिंग का रेट 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाता है. क्विक रिव्यू देख लेते हैं जी, इसका कंपैरिजन जो है. इंटरकोस्टल मसल यहाँ कॉन्ट्रैक्ट, वहां रिलैक्स. यहाँ रिब केज एक्सपैंड और अपवर्ड और आउटवर्ड. यहाँ रिब केज मूव्स इनवर्ड और डाउनवर्ड. डायफ्राम यहाँ मूव्स डाउन, यहाँ मूव्स अप. इसमें डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें डायफ्राम मसल रिलैक्स. चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज, यहाँ चेस्ट वॉल्यूम डिक्रीज. यहाँ प्रेशर डिक्रीज, यहाँ प्रेशर इंक्रीज. यहाँ एयर मूव इन, यहाँ एयर मूव आउट होती है. और ऑक्सीजन की कुछ कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड वर्सेस एक्सहेल्ड एयर. शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपैरिजन बिटवीन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर की कंपोजिशन बता दें. जो आप एयर अंदर लेके जाते हो उसकी कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है, नाइट्रोजन 79% होती है. वाटर वेपर वेरी करते हैं कि आप किस तरह की हवा में ले रहे हैं, टेम्परेचर भी वेरी करता है और डस्ट पार्टिकल भी वेरी करते हैं. जबकि जब आप हवा बाहर निकालते हो तो ऑक्सीजन 21% से 16% हो चुकी होती है, तो 4% ऑक्सीजन आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%, वो कितनी हो जाएगी एक्सपायर्ड एयर में? 4%. वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें शामिल हो जाएगी जो आपके ब्लड से दोबारा से लंग्स में आई है. नाइट्रोजन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनर्ट गैस के तौर पर बस जाती है और वापस जाती है. जबकि वाटर वेपर सैचुरेटेड हो जाते हैं. आपने भी देखा कि हम ब्रीदिंग के दौरान तकरीबन हाफ लीटर पानी जो है वो लॉस करते हैं. तो ये 79 ये सैचुरेटेड हो जाता है आप जब आप बाहर निकालते हो. और कहता है टेम्परेचर तकरीबन उतना ही हो जाता है जितना बॉडी टेम्परेचर होता है. आपने पढ़ा था नेजल कैविटी का फंक्शन, जिसमें म्यूकस जो है आपके एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बना देता है. डस्ट पार्टिकल्स ऑलमोस्ट नॉन हो जाते हैं क्योंकि जो आपकी नेजल कैविटी होती है इसके अंदर जो हेयर्स हैं वो कुछ ट्रैप कर लेंगे, कुछ जो सीलिया है वो ट्रैप कर लेगा. स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रीदिंग की समझ आ गई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.